आराम से चलिए। देखिए, शांत हो जाइए हीरो सब, शांत होइए, शांत होइए आप। देखिए, आज सबसे पहले सरोज जी से मिलवाते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। पुराना लड़का है ये। बिहार दरोगा वैकेंसी 2446, 2446। सबसे पहले 1717 पोस्ट के लिए आया, फिर 2446 पोस्ट के लिए आया। बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन 2446 पोस्ट के लिए जो आया था, उसमें सरोज जी पढ़ते थे। उस समय में हम नीचे वाले क्लासरूम में पढ़ाते थे। तो 2446 वाला में पूरा जीएस का तैयारी किए। 2446 प्रीलिम्स हुआ भी, लेकिन मेंस में नहीं हुआ। फिर 2213 पोस्ट की वैकेंसी आई, उसमें प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। इसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार एसएससी सीजीएल 3 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और बिहार एसएससी सीजीएल 3 में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, एएसओ का पोस्ट इन्हें मिला है। तो मतलब देखिए, आप कभी भी पढ़ते हैं, एक क्लास में हम आपको कहते भी हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत की अगर हम बात करें तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ मेहनत नहीं जाता है। और अभी हम इनसे पूछे, और ये जो 4-5 लड़का का ग्रुप बना करके क्लास में बैठते थे, नीचे वाले क्लासरूम में बता रहे थे कि पिलर के पास 4-5 लोग का ग्रुप बना करके बैठते थे। आज के डेट में इनके सर्किल का जो है, सब लड़का, कोई बिहार एसएससी में चला गया, कोई दरोगा बन गया, कोई रेलवे में चला गया, सब पढ़ने में बहुत बेहतर था। तो पूछे इनसे, तो एक रेगुलरिटी, निरंतरता, पढ़ाई में निरंतरता का बहुत अधिक महत्व होता है। और इन्हीं के बैच का एक स्टूडेंट था, उसका नाम है भास्कर, काफी अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन उनमें निरंतरता नहीं है, जिस वजह से अभी तक जो है आपको सक्सेस हाथ नहीं लगा है। और कभी का लक भी जो है ना साथ देता है। हमको लगता है बहुत बेहतर लड़का, हम उसको जानते हैं, भास्कर, कोई बता रहे थे भास्कर के बारे में, इन्हीं के बैच का था। तो पता नहीं, हमको भी ऐसा लगता है, कभी कभी हमको लगता है लक कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत। लेकिन उसको जब देखते हैं ना, उसको जब सुनते हैं ना, उसके बारे में जब जानते हैं ना, तो हमको लगता है लक ही इसका काम नहीं देता है। और यही कारण है कि सफलता को लेकर क्या कहा जाता है, लक, लेवर और चांस। जब तीनों मर्ज होता है तब जाकर के लोगों को सफलता मिलता है। और आप जानिए इस बात को, अभी इनसे भी हम पूछ रहे थे। देखिए, सचिवालय में गए हैं, सचिवालय, एएसओ सचिवालय में रहते हैं, सचिवालय। और सचिवालय में मुख्यमंत्री का लगभग मान के चलिए डेली आना जाना रहता है। सचिवालय बिहार सरकार के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने का काम करता है, प्रशासनिक अंग है ये। अभी हम इनसे वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे, क्या वैकेंसी और आएगा कि नहीं आएगा। ये बोले हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, भारी मात्रा में वैकेंसी बिहार में आना है। लेकिन यही है, वैकेंसी आएगा और चला जाएगा। आप अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा, निरंतरता बनाकर मेहनत कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बार बार चीजों का। अभी बता रहे थे कि उस टाइम में जो मॉडर्न का नोट देते थे, उसको इतना पढ़े हैं कि वो फट गया है, उसको जो है सीना पड़ा है। और कहने का मतलब यह है कि अभी ना स्पाइरल वाला देते हैं, उस टाइम स्पाइरल वाला नहीं था, उस टाइम जो है स्टेपलर वाला था, पिन वाला था, समझ गए। तो काफी मेहनती रहे हैं, और मेहनत के बदौलत ही, मेहनत जानते हैं, मेहनत एक ऐसा श्रृंगार है जिसको जवानी में अगर आप करेंगे ना, तो बुढ़ापा बेहतर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको नौकरी लग जाता है तो फिर जीवन बल्ले बल्ले है, जीवन बेहतर है। बुढ़ापा में काफी बेहतर जीवन आप जी पाइएगा। जवानी तो बेहतर गुजारबे कीजिएगा, बुढ़ापा भी बहुत बेहतर गुजरेगा। तो
करना है तो मेहनत का श्रृंगार कीजिए, फालतू चीजों का श्रृंगार मत कीजिए। और मिलने के लिए आए हुए थे, कभी रिजल्ट के बाद आए नहीं, इधर उधर अभी आए हुए थे तो मिलने के लिए आए, तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इन्हीं के तरह मेहनत कीजिए, आप सब लोग भी सफल होइए। और जो है आपका बिहार पुलिस का परीक्षा भी है, तो हम सोचे थोड़ा सा जो है आप लोग को मोटिवेट करवा देते हैं इनसे। हमको तो कुछ भी आप लोग असफल न मानिएगा, ये तो सफल है, समझ गए। तो अब जो है सरोज जी बोल रहे हैं, इनका पूरा नाम सरोज भरत है, जमुई से हैं, जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं, समझ गए, और काफी अच्छे फैमिली से हैं। तो आइए बताइए इन लोगों को कुछ भी। बिहार पुलिस का बिहार पुलिस बैच है, बिहार पुलिस का परीक्षा है, बता दीजिए कुछ इन लोगों को। हाँ 7 अगस्त को। नहीं तो नहीं ना एग्जाम आप लोग का नजदीक है सर? नहीं भाई दोस्त बोलिए। नहीं पुलिस में कभी नहीं, बिहार पुलिस में नहीं बैठे थे कभी, लेकिन दरोगा में 2 बार बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीएस से बाहर थोड़ी जाता है, जीके जीएस से बाहर थोड़ी जाएगा। जीके जीएस पूरा कंप्लीट कीजिए, जितना सर करवाते हैं काफी है, लेकिन रेगुलर वे में। ये नहीं कि कोई बिहार पुलिस में जाना है ना तो इस तरह से एक्सक्लूड मत दिया कीजिए कि ये नहीं है वो नहीं है। नहीं 7 अगस्त तक एग्जाम है, घर मत जाइएगा आप लोग एक दिन। मेंस और पीटी के एग्जाम के टाइम में हम घर नहीं गए थे। छठ में दिवाली में सर पढ़ाए थे, डेली आते थे हम लोग, एक भी दिन क्लास हम नहीं ऑफ किए थे सर का, एक भी दिन नहीं ऑफ किए थे। बोले नहीं, रेगुलर वे में सर जो पढ़ाते थे वो डेली पढ़ते थे, उसका रिवीजन करते थे, और सर जितना होमवर्क देते थे उतना करते थे रेगुलर वे में। ये नहीं कि 2 दिन छुट्टी मिला तो घर चल गए, 2 दिन छुट्टी मिला तो फिर से पीछा जितना भी है उसको रिवीजन मारना है, रेगुलर और कुछ नहीं। और सर का फॉलो कीजिएगा, काफी है जीके जीएस। मेरा जीके जीएस बहुत खराब था, मतलब कितना घंटा जब मन करे तब पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि कितना घंटा रूटीन। किसी दिन रात में 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, किसी दिन रात में 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। शरीर जितना साथ दे रहा है उससे एक्स्ट्रा पढ़ देते। कुछ नहीं, 2446 के समय में हम आते थे तो उस टाइम हम यहीं पे 5 लोग बैठते थे। अब 5, एक रेलवे में गए हैं, 2 दरोगा गए हैं, 2 बिहार एसएससी में गए, 5 लोग 5 एकदम यहीं पे बैठते थे। एक दोस्त था आकाश, वो सर से पिटाई भी खाए थे, वो रेलवे में है अभी, याद करते हैं सर को बार बार। रेगुलर पढ़िए, 7 अगस्त तक घर मत जाइए, बाकी सर काफी करवाते हैं, पढ़िए मन से। सेल्फ स्टडी जो है क्या फोकस, जैसे हम नवोदय का स्टूडेंट थे तो मैथ रीडिंग सही था, लेकिन जीके जीएस मेरा पूरा गोल था, तो जीके जीएस सर पूरी तरह से सपोर्ट किया, जीके जीएस सही हुआ। और फोकस क्या कहता है, ग्रेजुएशन हुआ था जस्ट, उसी टाइम 2446 का वैकेंसी निकला था तो उस पर फोकस किए, वो नहीं हुआ। 2213, लेकिन नहीं, कभी हार नहीं माने। 2440 में थोड़ा सा थक जाते, लेकिन नहीं, 2213 के लिए रेगुलर तैयारी करते रहे। 2213 में हुआ, फिर 2213 जैसे ही फिजिकल आउट हुए, जस्ट बिहार एसएससी का ये आया हुआ था, उसमें तैयारी में लग गया। ऐसा नहीं कि बैठे हम कभी, रेगुलर है। हाँ, मेन फोकस दरोगा पे था। दरोगा का एग्जाम पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ था, और मेरिट से 6 नंबर ज्यादा था मेरा मार्क्स। फिजिकल डिस्क्वालिफाई हुए थे रेलवे, और ये रेलवे में भी हुआ था फिर, तो वहां उसी टाइम बिहार एसएससी वाला था तो उसको उतना फोकस नहीं किए, इसमें ज्वाइन किए। बिहार पुलिस अभी अच्छा जॉब है, कम से कम नहीं होता है कि सेट हो जाइएगा, उसके बाद तो आगे बहुत कुछ है। सेटिंग नहीं, नहीं होता है।
कितनों नहीं समझेगा सर। नहीं। अच्छा अभी भी एक सेकंड, ये एग्जाम बिहार एसएससी लिया था, बिहार एसएससी के बारे में जानते 2014 में जो इंटर वाला था, कितना उस पर अंगुली उठाया, हम गए हैं ना, साफ आपके सामने मेहनत से गए हुए हैं। स्टडी पढ़ते ही रहते थे, बस इतना ही बोलेंगे। एग्जाम पे मतलब 12 घंटा 15 घंटा बस पढ़ते ही रहते थे। फोकस इधर नहीं था, एग्जाम के टाइम में फोकस नहीं था, बस 12 घंटा सेट मारते थे, सर का सेट मारते थे हम। टेक्स्ट बुक नहीं मारे कभी, सर का सेट मारे हैं, नहीं कभी नहीं। मैथ रीजनिंग के लिए ऐसे बिहार एसएससी और ये बिहार में एग्जाम के लिए ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अर्थमेटिक पे। और रीजनिंग हमेशा अगर 50 क्वेश्चन का है तो हमेशा टारगेट रखना चाहिए 47-48 आए, क्योंकि उसी से रिजल्ट बनता है। मेंस के लिए फोकस करना चाहिए 47-48, 45 से नीचे या 45 भी वो गुड स्कोर है, एक्सीलेंट नहीं है। सर के सेट में हम ये जब 2440 वाला हो रहा था तो पॉलिटी हो या मॉडर्न हो, सब में हम टॉप किए थे, स्टेज पे उस टाइम भी खड़ा हुए थे। नहीं और कुछ सोचना है क्या? मिठाई लेकर के आए हुए थे, नीचे में हम रखे हैं, सही में लेकर के आए हुए थे, सही में लेके आए, समझे। और शादी नहीं हुआ है इनका। हम इनको बोले आप शादी कीजिए तो ये बोलते हैं सर आप करवे नहीं किए, हम कैसे करेंगे। तो हम बोले हम तो इस विचार में कि हमको शादी नहीं करना है, समझे। तो कितना 1-2 साल में शादी कर न लीजिएगा आप। हाँ दिखने में देखिए कितना सुंदर है, तब शादी तो अब हो ही जाएगा। अब जॉब लग गया है तो शादी तो होगा ही, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगली बार से मिठाई उठाई मत लेके, कभी इधर आइएगा तो आ जाना है, ठीक है। चलिए क्या बोले, बिहार सरकार जो है ना जब नौकरी देता है ना तो लिखवाता है दहेज नहीं लेना है, तो दहेज कैसे ले लेंगे ये, समझ गए। परिवार से संपन्न है, पिताजी बैंक में है, समझ गए। शिक्षित परिवार है एकदम, कोई दहेज वेज नहीं लेंगे, आप भ्रम में मत रहिए, समझे। अपने इतना कमा रहे हैं, दहेज कौन चीज का लेंगे, समझे। तो देखिए शांत रहिए। एक बात आप जानिए, देखिए तैयारी कब की है, 2446 वाला में, और सफलता असफलता दोनों हाथ लगा, लेकिन फिर भी हतोत्साहित नहीं हुए, लगातार लगे रहे, निरंतर रूप में जो है लगातार तैयारी करते रहे, और अंततः देखिए बहुत बेहतर जगह गए हैं। और बिहार एसआई से अच्छा जॉब है सचिवालय एएसओ का जॉब, समझ गए, बहुत जबरदस्त जॉब है। 2 दिन देखिए पुलिस विभाग में क्या है, सप्ताह में 7 के 7 दिन ड्यूटी है, कभी आपको फोन करके ड्यूटी लगा देगा। इन लोगों को सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहता है, शनिवार रविवार छुट्टी, सप्ताह में कभी कभी 4 दिन छुट्टी रहता है, समझे। और हमेशा मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के संपर्क में ये लोग हमेशा रहते हैं, समझ गए। तो बिहार के प्रशासनिक विभाग का एक अंग है। बिहार एसएससी सीजीएल में कोई सेटिंग फेटिंग वाली बात नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप इस बात को जानिए। आप बिहार पुलिस वाले हैं तो आपका सोच भी बहुत निम्न स्तर का है, हम जानते हैं, समझ गए। आप लोग के दिमाग में जानते हैं, जब हम भी जनरल कंपटीशन में 2014 में आए थे तो हमको भी लग रहा था कि बिहार में बिना सेटिंग का जॉब नहीं होगा, लेकिन जब मेरा रिजल्ट हुआ, हर चीज में ऑन मेरिट रिजल्ट हुआ, हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी का ऑन मेरिट रिजल्ट हुआ, तब हमको लगने लगा कि नहीं, हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अगर अपना पूरा जमीन भी बेच देंगे ना तो 2 लाख नहीं होगा। ऐसा लड़का को नौकरी हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल 3 में, बिहार एसआई में, समझ गए। तू कहां से, उसके पास पैसे नहीं तो देगा कहां से। ये सब आप लोग भ्रम में रहते हैं। देखिए जो मेहनत नहीं करने वाला होता है ना, 1000 एक्सक्यूज वो देगा, 1000
एक्सक्यूज वो देगा, समझ गए? जो मेहनत नहीं करने वाला होता है, जो मेहनत करने वाला होता है वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता है, मेहनत करके रिजल्ट लेकर के चल जाता है। तो आप ये सब भ्रम में है, क्या अनमेरिट लड़कों का रिजल्ट नहीं होता? बहुत लड़कों, सबका अनमेरिट रिजल्ट होता है। फालतू का ये सब चक्कर में आप लोग पढ़ते हैं। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। ईमानदारी से मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा, सीधा सा बात है। आप ईमानदारी से पढ़िए, हम लिख के देते हैं, आपका रिजल्ट होगा, समझ गए? तो फालतू का एक्सक्यूज फेक्सक्यूज मत दीजिए, सेटिंग फेटिंग दिस डेट फलना चिल्ला ढेकना फेंकना मैकना, समझे? आइए अब एकदम शांत हो जाइए। अब चश्मा वाली बतिएगी नहीं, मारेंगे हम, चश्मा तोड़ देंगे। हाँ, इसी में तो है, पूरा एनर्जी तो इसी में लगा देते हैं। हाँ, अब सुनिए, इस लेक्चर के साथ पीडीएफ लगाया है, इस लेक्चर के साथ पीडीएफ लगा दिए, ठीक है? संविधान सभा का पीडीएफ लगा दिए हैं और भारतीय संविधान के भाग का पीडीएफ लगा दिए हैं। अब सुनिए ध्यान से, एकदम शांतिपूर्वक सुनिए, शांतिपूर्वक सुनिए, अशांति मत फैलाइए। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन जो है, लेकिन इस क्वेश्चन को आधार बनाते हुए संविधान सभा नामक चैप्टर को हम डील कर रहे थे। याद है कुछ? याद है ना? चलिए, तो आपको संविधान सभा नामक चैप्टर को डील कर रहे थे, तो सबसे पहले जो है हम लोग संविधान सभा नामक चैप्टर को डील कर लेते हैं। संविधान सभा नामक चैप्टर को जो है सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी में अभी तक हम लोग बहुत कुछ क्लियर किए हैं, नहीं किए हैं क्लियर? सिर्फ वो अनुच्छेद वाला नहीं दिए हैं। अनुच्छेद वाला जितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सब एक साथ हम आपको देंगे। अगला जो पीडीएफ आएगा उसमें पूरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका पीडीएफ हम आपको देंगे, समझे बात को? तो अनुच्छेद वाला पीडीएफ अगला पीडीएफ में मिलेगा, अनुच्छेद वाला चीज जो है अगला पीडीएफ में मिलेगा। अभी तक जितना गाइड किए हैं, जितना समझाए हैं, उतना याद है ना? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति नहीं ना? आगे बढ़े ना? हाँ, तो अब आइए समझते हैं। देखिए, आपको भारत के लिए जो संविधान का निर्माण किया है, भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। किसने किया है? संविधान सभा ने। भारत के लिए जो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, उस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है और संविधान सभा जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है, उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा ने 10 लाख की आबादी पर, संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया था और संविधान सभा में 389 सदस्य को शामिल किया गया था, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से। 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से आने थे, इसके लिए चुनाव हुआ। 296 सदस्य के लिए चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट। अर्थात आपको हुआ क्या? आपको हुआ ये कि कांग्रेस के अधिकतर सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए, तो मुस्लिम लीग को यह लगने लगा कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का चलने वाला नहीं है, बल्कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का वर्चस्व होगा। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करना शुरू किया। मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई है,
उस बैठक में 211 सदस्य मौजूद हुए, जिसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके ठीक अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी और आपको सचिव HBR आयंगर, संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं आपके साथ। ये सब बात की चर्चा हम पिछले क्लास में आपके साथ कर चुके हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में आपके साथ कर चुके हैं। अब इसके अलावे अन्य बातों की चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो संविधान सभा नामक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम डील कर देते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा के समक्ष, अब आगे आइएगा आप, संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को है के है ये छम्मक छल्लो, ए छम्मक छल्लो कहां आइए, हमसे पहले बतियाइए तब जाइएगा। जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए। ये सिनेमा हॉल नहीं है, ये क्लासरूम है। तबीयत तो खराब नहीं लग रहा है, दिखने में तो लग रहा है तबीयत आपका खराब न है। चलिए, हाँ वहीं से अब, हाँ कहां से आए, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। पढ़ने में मन नहीं लगता है, कहां घर है, कहां, गांधी मैदान में घर है आपका, उसके आसपास में है। तो पटना के ही हैं आप, तो वहां रूम लेकर रहते हैं। घर कहां है, डिस्ट्रिक्ट का पहाड़ी किधर है, बाईपास, बाढ़ बख्तियारपुर जी। और काहे जा रहे हैं, मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आप रहिए न, तब हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। रहिए न, क्या हो, रहिए आज, ठीक है, आज रहिए। चलिए अब आगे आइए, देखिए समझिएगा, जितना बात बताएंगे सब महत्वपूर्ण है, एक भी आलतू फालतू नहीं। जैसे भारतीय संविधान का भाग 1 संघराज्य क्षेत्र खत्म किए, सब महत्वपूर्ण बात बता दिए। बैठिए, आप चल जाइएगा, हम भी चल जाएंगे। चलिए, तो शांत रहिए आप। तो पॉलिटी का 1 चैप्टर खत्म है, आपको मालूम है ना। हाँ, आइए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा ने एक और प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को संविधान बनाकर देगा। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया और इसी के बाद भारत के संविधान के लिखने का कार्य शुरू हो गया। इसी के बाद भारत के संविधान के लिखने का कार्य शुरू हो गया। और आप जानिए इस बात को, संविधान सभा ने संविधान बनाने को लेकर 8 गो बड़ी समिति और 13 गो छोटी समिति का गठन किया। संविधान सभा संविधान को बनाने को लेकर 8 गो बड़ी समिति और 13 गो छोटी समिति का गठन किया। जो 8 बड़ी समिति का गठन किया उसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार को लेकर समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति। इन सभी समितियों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा जो 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया, इसमें जो 8 बड़ी समिति है, उस 8 बड़ी समिति के अध्यक्ष के विषय में आपको याद रखना है। आए दिनों आपसे आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इन सभी समितियों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। इन सभी समितियों में अगर देखा जाए तो इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। तो गुरुजी लोग गौर फरमाइएगा, 8 गो बड़ी और 13 जो छोटी समिति है, उसमें 8 बड़ी समिति के अध्यक्ष को याद रखना है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहली बात यह। दूसरी बात, आपको 8 बड़ी समितियों में या संविधान निर्माण करने वाली जितनी भी समिति थी, उन सभी समितियों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समिति, सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में जो टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे आपके परीक्षा में आए दिनों पूछा जाता है निम्न में कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये आए दिनों आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य, इसमें एक सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावे जो 6 अन्य सदस्य थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला। फिर आपको एन माधव राव, बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी। टीटी कृष्णा मचारी मतलब प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णा मचारी, यही सब प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। यही प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का मुख्य काम था भारत के संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करना, अर्थात ड्राफ्ट तैयार करना। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, अगर हम उनकी बात करें
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्य बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। लेकिन जब भारत को आजादी मिली, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी का वह क्षेत्र जहां से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए तो संविधान को बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना किया जाने लगा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से संविधान सभा के सदस्य बन पाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सभी सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, सभी सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, आधुनिक भारत का मनु माना जाता है, आधुनिक भारत का मनु माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्य बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, लेकिन आजादी के बाद वे मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने। और एक बात और आप यहां जानिए, आजादी से पहले संविधान सभा की अगर हम लोग बात करें तो आजादी से पहले संविधान सभा में जो है सदस्यों की संख्या 389 हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और जब संविधान सभा का आजादी के बाद पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अब 389 नहीं रह गई, बल्कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई 299। देखिए, आजादी से पहले जिस संविधान सभा का गठन हुआ था जिसमें 389 सदस्य था, यह संविधान सभा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संविधान बना था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करने हेतु अलग से पाकिस्तान में संविधान सभा का गठन किया जाना था और इसलिए आजादी के बाद संविधान सभा का जब पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 के जगह हो गया 299। 299 में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे। 229 सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रिटिश प्रांत से आने थे और आपको 70 सदस्य जो है आपको देसी रियासत से आने थे। 70 सदस्य आपको कहां से आने थे? देसी रियासत से। तो आजादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बच गई 299, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 70 सदस्य देसी रियासत से। और यही 299 सदस्यों वाली समिति भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का काम किया, भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का काम किया, भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का काम किया। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना तो 299 सदस्यों में से कुछ सदस्यों का निधन हो गया था, और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो संविधान के ऊपर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो उस समय मात्र 284 सदस्य जीवित थे। 284 सदस्यों ने भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया है। अब आपको संविधान सभा भारत के लिए जो संविधान का निर्माण किया है, संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और जिस देश के जो प्रावधान बेहतर लगे उस प्रावधान को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। और संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
और संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई है, 11 बैठकें हुई है, जिसमें आपको 7वीं बैठक के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। और संविधान निर्माण के क्रम में ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। संविधान सभा की 11 बैठकों के साथ साथ संविधान के ऊपर 3 वाचन हुए, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 और तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसमें से कुछ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 367, 324, ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन पूरे संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया है। और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया था। देखिए, भारत अपना पहला स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस या आजादी दिवस 26 जनवरी को वर्ष 1930 में मनाया था, 26 जनवरी को वर्ष 1930 में मनाया था। हुआ क्या था, 1930 से पहले 1929 का ईस्वी है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, कांग्रेस के उस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया। और कांग्रेस यह कहा कि अब हमें पूरी की पूरी आजादी चाहिए। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू ने यह कहा कि जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। यही वजह है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीका से लागू किया गया है। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है उसी को मूल संविधान कहा जाता है। और आपको संविधान सभा ने तो संविधान बनाया ही, संविधान बनाने के साथ साथ संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की। संविधान सभा ने ही मई 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उस अंतिम बैठक में संविधान सभा ने देश के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन और देश के राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकार किया। और भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। उसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। और संविधान सभा के सदस्यों ने ही 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया। और संविधान सभा के द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने 1950 से 52 तक। और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ और फिर राजेंद्र प्रसाद ही पहला निर्वाचित राष्ट्रपति भी 1952 में बने।
ये संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर संविधान सभा से प्रश्न आएगा, इन चीजों को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज जो पीडीएफ हम आपको दिए हैं ऑनलाइन वालों के लिए, इस वीडियो में पीडीएफ अटैच है, उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा संविधान सभा को। और ऑफलाइन वालों को वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम भेज दिए थे, सब लोग निकाल के लाए हैं? हाँ लाए हैं, ठीक है। नहीं लाए हैं तब पर भी ठीक है। पढ़ता हर कोई है, रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको सच में नौकरी चाहिए, औसत विद्यार्थी से थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। औसत विद्यार्थी से थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। नोट कितने लोग लेकर के आए हैं? पीडीएफ नोट हाथ खड़ा कीजिए। बाद बाकी क्या यहां बकरी चराने आता है? मुजरा होता है, मुजरा देखने आती है तू लोग जी? तू लोग क्या करने आता है? मुजरा देखने आता है क्या? है काहे ने? हम तो दोपहर में भेज दिए थे पीडीएफ, हमको लगता है। जिसके पास पीडीएफ है दीजिए। मुजरा होता है यहां पर, मुजरा देखने आता है तू लोग, समझा? चलिए बताइए फटाफट, जितना है संविधान सभा में सब याद करवाते हैं। बतला दिए हैं, एक बार याद करवा देते हैं, तब आगे बढ़ जाएंगे। बतलाइए, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट। भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1900। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1900। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? कितने सदस्य? कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितना आबादी पर एक सदस्य निर्धारित? कितना आबादी पर? कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितना सदस्य निर्धारित किया? 300। 300। आगे, आजादी के बाद संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितना हो गई? 200। 200। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? 284। 200। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे या मनोनीत, या आंशिक तौर पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों? आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत। क्लियर है ना? संविधान सभा को लेकर 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए, कांग्रेस को कितना सीट मिला? 200। मुस्लिम लीग को? मुस्लिम लीग को 73 ना। संविधान सभा की स्थापना या प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा की स्थापना या प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1900। 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा मचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा। संविधान सभा के सचिव
HBR संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, BN संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया? किसे अपनाया? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल। कब रखा? 13 दिसंबर 1900। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1900। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1900। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? कितने सदस्य? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्य कहां से थे? कहां से थे? आए बंगाल। और आजादी के बाद? आजादी के बाद प्रारूप समिति में 7 सदस्य ना, 7 सदस्य का नाम बोलिए। चलिए, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना, पहला सदस्य। दूसरा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ना। दूसरा तीसरा सरललादी कृष्ण स्वामी। तीसरा सरललादी कृष्ण स्वामी। चौथा एन माधव राव। पांचवा एन गोपाल स्वामी आयंगर। छठा मोहम्मद सादुल्ला। और सातवां इनकी मृत्यु के बाद कौन बना? टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णा। एक बार फिर से, प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सातवां। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने कितने देशों के संविधान को पढ़ा? कितने देश? संविधान बनाने में कितने रुपये खर्च हुए? कितने रुपये खर्च हुए? संविधान के मूल प्रति को हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। संविधान के मूल प्रति को किस गैस में सुरक्षित रखा? संविधान के मूल प्रति को किस गैस में सुरक्षित? किस गैस में? संविधान सभा के सदस्यों ने किस बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी? किस बैठक में? किस बैठक में? आए 7वीं बैठक ना। संविधान सभा की कुल कितने बैठकी हुई? कितने वाचन हुए? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में किसे स्वीकार किया? जनगण राष्ट्रगीत के रूप में वंदे
जनगण मन के रचयिता आए और वंदे मातरम के रचयिता। संविधान सभा की 8 बड़ी समिति में कौन समिति का अध्यक्ष? कौन? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। राज्यों से समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। और एक बात और, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति का अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। समझ गए? तो एक बार फिर से बताइए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई। गौर से सुनो तुम लोग, गौर से सुनो, सुनता नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई। अब सुनो, हल्ला मत करना। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति का अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। फिर से बताओ, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेबी, अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति एचसी, संचालन समिति के अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। इस प्रकार पॉलिटी का ये चैप्टर भी तुम लोगों का खत्म हो गया। समझ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो, क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही पढ़ाते हुए 2 चैप्टर पॉलिटी का खत्म कर दिए। 18 से 20 चैप्टर है। क्वेश्चन बैंक करवाते करवाते सब चैप्टर खत्म कर देंगे हम तुम्हारा। समझ गया? बस यही है कि पढ़ो मत तुम लोग, और पीडीएफ सब मत निकाल के लेकर आओ। यहां मुजरा करते हैं, हम मुजरा देखने के लिए आया करो तुम लोग। समझ गया? तुम लोग को कितनों समझा देंगे। तुम लोग का हाल कैसन है जानता है? कुत्ता का पुछड़ी, कुत्ता के पुछड़ी को तेल लगा करके, घी लगा करके सीधा कर दो, फिर टेढ़ा हो जाता है। तुम लोग को कितनों समझा देंगे, तुम लोग टेढ़े हो जाएगा। कितनों समझा देंगे, पढ़बे नहीं करेगा तू सब। समझा? चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को डील करते हैं। देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? सुनिए गुरुजी लोग, मूल कर्तव्य गौर फरमाइएगा। आइए बोर्ड पे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, और मूल कर्तव्य को शामिल 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। तो भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य था? नहीं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल कौन समिति के सिफारिश पर किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। मूल कर्तव्य को कौन समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1900। मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह
सरदार स्वर्ण सिंह। क्लियर है? और 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए, मूल कर्तव्य को शामिल करने को लेकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का क। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया और भाग 4 का क जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेदों के संदर्भ में अनुच्छेद 51 के क में है और भाग के संदर्भ में भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो बताइए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संदर्भ में पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? कौन अनुच्छेद में? 51 के। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में है? 51 के। 51 के। और भाग के संदर्भ में पूछेगा कौन भाग? भाग 4 के। 4 के। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? किस देश से? अब अगली बात जानिए, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जब शामिल हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ तो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10 और वर्तमान में है 11। वर्तमान में है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 11वें मौलिक कर्तव्य के तौर पर इस बात को शामिल किया गया है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य तौर पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। इससे पहले जो 10 अन्य मौलिक कर्तव्य है, देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, देश की एकता अखंडता को बनाए रखे, देश की संप्रभुता को बनाए रखे, संविधान का आदर करे, संविधान का आदर करे, भारत में विज्ञानवाद को बढ़ावा दे, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करे, यही सब मौलिक कर्तव्य में आता है। यही सब मौलिक कर्तव्य में आता है। और मौलिक कर्तव्य का पालन करना भारत के लोगों का कर्तव्य है, विदेशियों का कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य का पालन करना आपका काम है, आपका काम है, हमारा काम है, देश के नागरिकों का काम है मौलिक कर्तव्य का पालन करना। अब भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य पॉलिटी में एक चैप्टर है जो पढ़ाते हैं, यह चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। 3 चैप्टर खत्म हो गया। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान सभा और मौलिक कर्तव्य। आपके पास अगर आप संस्थान में पढ़ते हैं, संस्थान में पॉलिटी आपका खत्म हो गया है। तीनों चैप्टर को घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। और अगर आप संस्थान में नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी भी बुक को उठा करके, किसी भी बुक को उठा करके ये तीनों चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। समझ गए बात को? अब देखिए, भाग 4 के क में ठीक है मौलिक कर्तव्य है। जैसे किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, यह बात पूछा गया है, तो हो सकता है पूछ दे किस भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, किस भाग में आपात उपबंध की चर्चा है, किस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा है, किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है, किस भाग में नागरिकता की चर्चा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अब भारतीय संविधान के कौन भाग में क्या है, इस बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। आप स्पष्ट सुनिए ध्यान से। देखिए, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में मूल तौर पर 22 भाग था। उस समय भारतीय संविधान में मूल तौर पर 22 भाग था।
तो भारतीय संविधान को मूल तौर पर 22 भागों में बांटा गया है और भारतीय संविधान में जो 22 भाग है, अलग अलग भाग में अलग अलग बातों का विवरण है। जैसे भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का विवरण है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35। हल्ला मत कीजिए, सुनिए, हल्ला मत कीजिए, सुनिए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51। भाग 5 में संघ का शासन है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में राज्य का शासन है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, इसकी चर्चा भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। भाग 9 के क में नगर पालिका की चर्चा है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा है। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन की चर्चा है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। वहां पर शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसकी चर्चा भाग 10 में है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग है। भाग 14 के क में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे कुछ वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय, इन समुदायों के लिए संविधान में जो विशेष उपबंध है उसकी चर्चा भाग 16 में है। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा आयोग की चर्चा है। भाग 17 आपको जानकारी देगा भारत की राजभाषा क्या है, भारत की लिपि क्या है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 आपको राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात के विषय में बतलाता है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन मतलब किसी भी चीज को संक्षेप में जो लिखा गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान है। मतलब भाग 21 में ऐसे प्रावधान है जिसे अस्थायी तौर पर शामिल किया गया था, जिसे बाद में हटाया जा सकता है। इसके बाद भाग 22 की अगर आप बात करेंगे तो भाग 22 में भारतीय संविधान का नाम क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुए हैं, उसका हिंदी रूपांतरण, ये तमाम बातों की चर्चा जो है आपको भाग 22 में है। तो भारतीय संविधान में मूल तौर पर यही 22 भाग है और अलग अलग भागों में अलग अलग बातों की चर्चा है। जैसे भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपके परीक्षा में पूछ दिया गया है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 22 भाग में से कोई भी एक भाग पूछ दे कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किसमें है, राजभाषा आयोग की चर्चा किसमें है, आपात उपबंध की चर्चा किसमें है, केंद्र शासित प्रदेश के शासन की चर्चा किसमें है, मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें है, नागरिकता की चर्चा किसमें है। यह बात आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपके पास नोट हो तो इसको आप पढ़ लीजिए और आइए मेरे साथ याद कीजिए। यहां पर सीधे तौर पर आपको याद रखना है भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में क्या है क्या नहीं है, सीधी बात। ठीक है, तो दीजिए, आइए हम आपको याद करवाते हैं फटाफट 2 मिनट में। दीजिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? भाग 2 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 में, भाग 4 के क में, भाग 4 के क में, 4 के क में, 5 में, 5 में, भाग 6 में, भाग 6 में, भाग 7 निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन। भाग 8 में क्या है? भाग 9 में, भाग 9 में, भाग 9 में, 9 के क में, 9 के क में, 9 के ख में,
सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में, भाग 12 में वित्त संपत्ति और भाग 13 में, भाग 13 में, भाग 14 में, भाग 14 में 14 के कौ में, 14 के कौ में 15 में, 15 में 16 में, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में, 17 में 18 में, 18 में 19 में, 19 में 20 में, 20 में 21 में, 21 में 22 में, 22 में। चलिए अगला पेज पलटिएगा। नोट में देखिए लिखा हो भारतीय संविधान का भाग 2। भाग 2 नहीं, यहां होगा भाग 11। नोट में अगला पॉइंट में देखिएगा ना, अगला पेज में। अगर आपके पास नोट है तो इसको सही कीजिए, थोड़ा सा यहां पर एरर है। भारतीय संविधान का भाग 2 नहीं, भाग 11 को, भाग 2 के जगह भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11 को 2 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें प्रथम अध्याय हमें केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध और द्वितीय अध्याय हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में बतलाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के जगह भाग 11 सही किए उसको। जिसके पास नोट है सही करना लिए, जिसके पास न बकरी चराइए अपना। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 का 4 का। समझे? देखिए अगर आपके पास संस्थान का नोट नहीं है, लुसेंट में जाकर सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा। समझे बात को? चलिए आगे आइए। अगला, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति देता है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अधीक्षण करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है, मतलब उसको अपने कंट्रोल में रख सकता है। अनुच्छेद 227 यह अधिकार देता है उच्च न्यायालय को। आंसर हो जाएगा 227। अब देखिए यहां पर हम आपको बताए थे पूरा अनुच्छेद क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में पूरा अनुच्छेद हम आपको क्लियर करेंगे। और हां, यहीं पर भारत के न्यायपालिका के विषय में भी हम आपको पढ़ा देंगे। जब हम कल आएंगे तो सबसे पहले हम अनुच्छेद क्लियर करेंगे, और अनुच्छेद क्लियर करते हुए एक बात आप जानिए, भारत के संविधान में मूल तौर पर जो 395 अनुच्छेद है उसमें से अप्रॉक्स में 200 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। और अनुच्छेद को पढ़ाते हुए पूरे पॉलिटी को क्लियर करेंगे हम। आप इस बात को जान लीजिए, अनुच्छेद को क्लियर करते हुए पूरे पॉलिटी को क्लियर कर देंगे। आने वाले एक सप्ताह के भीतर बिहार पुलिस परीक्षा में जो 8-10 पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता है, एक सप्ताह के भीतर इसको हम खत्म कर देंगे। बाद में आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का बार बार रिवीजन करते रहना। समझ गए बात को? फिर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग कितना पढ़ते हैं वो तो आगे पता चलेगा। समझे? सारा पीडीएफ हम ही देंगे, और पीडीएफ का तो हम बोले थे खर्चा लगेगा। ठीक है, तो आगे पीडीएफ जो है आप लोग अपने से तो लेते हैं नहीं। देख लिए ना हाल, कितने लोग लेके आए हैं। हाँ, ऑफिस में था। ठीक है, सारा पीडीएफ जो है अवेलेबल करवाते हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ तो वही करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, वही करेंगे। पीडीएफ का तो हम शुरुए में बोल दिए, हम सब फाउंडेशन बैच में बोले। देखिए हम खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, समझ गए? सीधा बात, हम फ्री में पढ़ा देंगे आपको। पीडीएफ हम अपना बाप का जमीन बेच करके नहीं देंगे आपको, समझ गए?
आपको अपना लेना पड़ेगा, पीडीएफ का खर्चा तो देना ही पड़ेगा, सीधा सा बात है, समझे? हाँ, तो अनुच्छेद अगले क्लास में क्लियर करेंगे और अनुच्छेद को क्लियर करते हुए मैक्सिमम पॉलिटी के पार्ट को खत्म कर देंगे। आगे आइए, आगे आइए, यहां पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, सुनिए, समझिए। भारत में जो चुनाव होते हैं, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, समझ गए? हर चीज का पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले समझने पर जोर दीजिएगा, बाद में कॉपी में लिखिएगा। सुनिए, आइए अब हीरो सब पहले बोर्ड पे आइए, समझिए। समय दे देंगे, आप अपना लिखते जाइएगा, पहले समझा देंगे तब आप लिखिएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्यों का समूह भाग लेता है उसे कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 54 आपको यह बतलाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, सभी राज्यों के विधानसभा के, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में विधानसभा है, सभी राज्य मतलब 28 राज्य, 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा, अगर आपको देखा जाए तो दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इतने लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने ही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के बाद आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी या दोनों। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों
बस यही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और कोई भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसके बाद आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारत की वैसी आम जनता जो वयस्क हो चुका है, जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग लेता है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारत की वयस्क जनता, भारत की वयस्क जनता, भारत की वयस्क जनता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। जैसे अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आम जनता पार्टिसिपेट कर रहा है और वैसी आम जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है वही पार्टिसिपेट कर रहा है। हां या ना? हां ना? हाँ। इसके बाद शुरू में भारत में मतदान की आयु हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है 61वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद आपको राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में अलग अलग सीट दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीट, बिहार को 16 सीट, अन्य राज्यों को राज्यसभा में अलग अलग सीट दिए गए हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि राज्यसभा के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, बिहार को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया? 16। बिहार को राज्यसभा में 16 सीट दिया गया है और बिहार राज्य के विधानसभा में 243 सीट है। बिहार राज्य के विधानसभा में कितना सीट? 243। बिहार राज्य के विधानसभा में जो 243 सीट है, तो बिहार राज्य के 16 राज्यसभा सीटों के लिए जब चुनाव होगा, उस चुनाव में बिहार राज्य के विधानसभा के जो 243 गो निर्वाचित सदस्य है, वो उस चुनाव में भाग लेगा और वही 16 राज्यसभा सदस्य को चुनकर राज्यसभा में भेजने का काम करेगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। यानी सीधे तौर पर कहिए ना, जिस राज्य के लिए राज्यसभा का चुनाव होगा, उस राज्य के विधायक
उस चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, उस राज्य के विधायक उस चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। बिहार राज्य के 16 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होंगे तो बिहार राज्य के जो 243 विधायक है वही पार्टिसिपेट करेंगे। उसी को किताबी भाषा में कहा जाता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद आपको एक होता है विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद का जो चुनाव होता है, इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि इस चुनाव में जिस राज्य में जितना विधानसभा सीट है, ऐसे भारत के 28 राज्य में विधान परिषद है, भारत के 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है उसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिस राज्य में जितना विधान परिषद सीट है उस सीट के 1/3 भाग को चुनकर विधान परिषद में भेजने का काम राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब यह है जैसे बिहार में 75 गो विधान परिषद का सीट है, बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, बिहार विधान परिषद में 75 सीट। कितना सीट? 75 का 1/3 भाग निकालिएगा 25। बिहार विधान परिषद में 25 लोगों को चुनकर बिहार विधानसभा के जो 243 सदस्य है, बिहार विधानसभा के 243 सदस्य 25 लोगों को चुनकर विधान परिषद में भेजने का काम करता है। फिर 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के चुने हुए पदाधिकारी चुनते हैं। इसके बाद 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र से करते हैं। फिर 1/12 सदस्यों को छात्रों के द्वारा, वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हुए उसे 3 वर्ष या उससे अधिक हो गया है और इसका जो मतदाता सूची होता है उसमें अगर किसी छात्र का नाम है तो वो छात्र चुनेंगे। जैसे पैक्स का चुनाव देखे हैं गांव घर में, जैसे मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया के चुनाव में तो हर कोई भाग लेता है, लेकिन पैक्स के चुनाव में गिने चुने लोग भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? वैसे ही हर ग्रेजुएट छात्र भाग नहीं लेता है, बल्कि गिने चुने ग्रेजुएट छात्र भाग लेता है। और फिर 1/12 सदस्यों को शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है, सरकारी शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जितना सीट है उसका 1/3 भाग सीट को राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 1/3 स्थानीय निकाय, 1/6 का मनोनयन राज्यपाल करता है, 1/12 छात्र, 1/12 शिक्षक। यह है मुख्य तौर पर आपके परीक्षा में यहां से एक बार प्रश्न आया है, आगे भी आने की संभावना है। सब बता दिए हैं, अगर यहां से आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतना में आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है आपको करना क्या है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है कि किसके चुनाव में कौन भाग लेता है। पंचायती राज, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर पालिका के जो चुने हुए लोग होते हैं वो चुनता है। चलिए फटाक से लिखिए। लिखिए आराम से, ये हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर ऊपर करेंगे। लिखिए जल्दी।
हो गया। लिख लिए पूरा। अब लिखिए उपराष्ट्रपति। हाँ, कॉपी में मत उतारो, मोबाइल में खींचो ना, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। दांतिये लग जाएगा, एक झापर लगेगा ना, दांती लग जाएगा तुमको, समझ गई। पढ़ने का कोई लक्षण ही नहीं है, सब चीज मोबाइले में उतारेगी। इसी सब विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होगा तो कहेगी रिजल्ट नहीं हुआ, तब रोएगी, तब कहेगी सुसाइड करने का मन करता है। करने लो सुसाइड, आना, हम तो सीधे गला दबाइए देंगे हम। सब चीज मोबाइले में, सब चीज मोबाइले से करो, कॉपी किताब का कोई महत्व न है। मतलब इतना विद्यार्थी पागल है जो लिख रहा है कॉपी पे। एक से एक नमूना सब है, समझे। हो गया। हो गया। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हो गया। हाँ, तो जल्दी लिखिए।
हो गया? चलिए आइए इसको याद करते हैं एक बार। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? उसमें पहला, दूसरा, तीसरा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता? पहला, दूसरा, तीसरा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन संविधान संशोधन के तहत आए? राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है? पुनः 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन, 1/12, 1/12। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर मिला? क्या होगा आंसर? क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे आइए। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय विस्तार पूर्वक बताएंगे। आगे स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। हां होता है, कभी कभी नहीं होता है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किया। हां स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। हां उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। आगे इसके बाद आगे जो है आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन एक दो पॉलिटी का और क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, एक दो पॉलिटी का जो और क्वेश्चन है उसको यहां पर डील कर लेते हैं। पहला सिटिंग का पॉलिटी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। है दो तो जी क्वेश्चन है जी। अरे दो नहीं यार। हाँ 26। देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे थे आपको सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वह है आपको राजीव कुमार। राजीव कुमार। और ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। और सुनिएगा यहां पर वर्तमान में जो भारत का निर्वाचन आयोग है, एक तो निर्वाचन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, यानी भारत का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तमाम चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। 25 जनवरी 1950 को हुआ है और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इसका गठन हुआ था तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्यीय आयोग था। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। इसके बाद एक और क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसमें
क्वेश्चन नंबर 90, ये भी पॉलिटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे और फिर टोटल गिनिएगा तो क्या वो पॉलिटी है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई है? देखिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में आया और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षता श्रीमती जयंती पटनायक, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ है वह हुआ है 1992। पॉलिटी का टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 11। आपके आगे जो अगस्त में परीक्षा होने हैं उसमें भी 10, 11, 12, 8 से 12 के बीच में पॉलिटी रहेगा। पहला सिटिंग का पॉलिटी क्लियर हो गया, लेकिन हां आगे अगला क्लास आपका कब है? बृहस्पतिवार को। जब हम आएंगे तो अनुच्छेद क्लियर करेंगे और अनुच्छेद के जरिए पूरे पॉलिटी को क्लियर कर देंगे हम। समझ गए? तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। अब होमवर्क, और कल आपका क्या है? क्या वजह से? कहां है? टेस्ट डिस्कशन मिला था? डिस्कशन मिला था ना? पढ़े थे? होमवर्क भी कुछ दिए थे हम। जो पढ़ाते जा रहे हैं उसका रिवीजन करते जाइए और उसको याद करते जाइए। दीजिए जो होमवर्क दिए थे। होमवर्क क्या दिए थे? दिवस जनवरी से लेकर जून तक। अगले क्लास का होमवर्क है जुलाई से लेकर दिसंबर तक दिवस करके आना है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक दिवस करके आना है। लुसेंट बुक से ही कर लीजिएगा या संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हम जनवरी से दिसंबर तक का दिवस पढ़ाए हुए हैं। दोनों में से किसी भी एक सोर्स को अपना करके जो है आप इसको कर लीजिएगा। और एक बात जानिए, याद नहीं होता है, लिख करके याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। समझ गए? तो दिवस हम पूछेंगे है क्या मैथ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या तुरंत सब चीज हो जाता है? स्टेप बाय स्टेप ने सब चीज होगा। मैथ का सॉल्यूशन नहीं मिलता, फलना नहीं होता है, चिल्ला नहीं होता है। 2 को क्वेश्चन उठा करके पूछेंगे ना, नहीं याद आ जाएगा 2 मिनट में। जो मिल रहा है उसको पचाइए, सीधा बात, समझे? जो नहीं मिलता उसको नहीं मिलने दीजिए, जो मिल रहा है उसको पचाइए। चलिए बताइए हीरो सब सम्मिलित रूप से बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाए? 9 लुईस ब्रेल दिवस, भारत पर्यटन दिवस 25, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 28 विश्व कैंसर दिवस, 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 मार्च विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 देखने का हाल है विश्व नर्स दिवस, 12 मई जैविक विविधता दिवस, 22 मई विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 आगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक करके आना है। ठीक है, अब अगला होमवर्क है। अगला होमवर्क क्या है सुनिए। एक तो होमवर्क दिवस में हो गया, दूसरा इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा
मौलिक कर्तव्य और किसके चुनाव में कौन भाग लेता है, इतना याद करके आना है किसी भी बुक से। अगर संस्थान का स्टडी मटेरियल है, वहां से लुसेंट है, वहां से क्राउन है, वहां से जहां से पढ़ के आना है, ये समझ गए, याद होना चाहिए बस। और टेस्ट का क्वेश्चन दीजिए, टेस्ट का क्वेश्चन दीजिए। डिस्कशन है इसमें, चलिए आइए। ए हीरो साहब बताइए फटाफट, इटावा कौन नदी के तट पर बसा? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, आगरा, यमुना ना। प्रामाणिक क्रांति का संबंध कौन चीज के उत्पादन? भिंडी। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध? सेफ्रॉन क्रांति, हरित सोना क्रांति, बांस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा। कपास का जन्मस्थल मिस्र नहीं भारत को माना जाता है। मिस्र नहीं भारत, भारत कीजिए। कपास का जन्मस्थल भारत, यहां पर ईरड़ है। 6 नंबर के डिस्कशन को सही कीजिए। कपास का जन्मस्थल मिस्र नहीं भारत, कपास का जन्मस्थल मिस्र नहीं, कपास का जन्मस्थल मिस्र नहीं। बिहार का शोक किस नदी को कहते? बिहार का शोक कोसी नदी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? 25 से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का बात किया गया? अनुच्छेद 49 ना। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई है? याद है? मैथ का नहीं मिलता है डिस्कशन। कब से हुआ है? 1970। 1970। चलिए आगे बताइए। भूटान युद्ध कब हुए हैं? 1800। आगे। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्र। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिबड़े ना, लिबड़े। चलिए, कल आप लोग का क्या है? टेस्ट है। कल सब लोग 12:30 बजे आ जाइए, टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट हो गया है, दूसरा टेस्ट है। और जो है आपको ऑनलाइन वाले लोग, आपको जो है ऑनलाइन वाले लोग, आप लोगों को जो है पीडीएफ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ यहां टेस्ट होने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। आप अपना कीजिए। इससे आगे मिलते हैं कल टेस्ट में 12:30 बजे और परसों क्लास में 7:30 बजे। चलिए निकलिए तो।